नमस्कार दोस्तों। नमस्ते गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई शिवेन पांडे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी की बात करेंगे। महत्वपूर्ण साइंस के सवालों की चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। ऐसे सवाल जो हर परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, उन सवालों को लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। कई सवालों की चर्चाएँ होंगी। लगातार उन सवालों को मैं लेकर आऊँगा जो परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो चर्चा करते हैं। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फालतू की बातें कम करते हैं और काम की बातें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रिवेरेनस द्वारा सन 1801 में किया गया था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आपको इस वीडियो में तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने 1801 में किया था। ये बात आपको पता हो गई। इसके बाद अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरस्तु जी फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं। इसके अलावा अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अरस्तु ने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका एनिमेलिया, जो लगभग 500 जंतुओं का वर्णन करती है। थ्रियोफ्रस्टस हैं इसी प्रकार, जिनको वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तीन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अरस्तु, थ्रियोफ्रस्टस। थ्रियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी, अरस्तु को फादर ऑफ जियोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है हिस्टोरिका, जिसमें 500 एनिमल के बारे में उन्होंने चर्चा की है। इसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं, सजीवों के गुण। सजीवों के महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं? जैसे कि सजीवों के द्वारा उपापचयन, मतलब उपापचय की क्रिया सजीवों के द्वारा ही की जाती है। सजीव उपापचयन करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं और सजीव गति करते हैं। उपापचय मतलब सजीव खाना का पाचन करते हैं। कोई निर्जीव व्यक्ति खाना का पाचन कैसे कर सकता है? और सजीव वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करते हैं। और रिप्रोडक्शन, अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है। और गति, सजीव मोशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। ये क्वालिटी भी सजीव में होती है। ये परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। निम्न में से सजीव में कौन सा गुण नहीं होता? इसलिए मैंने ये सवाल को उठाया है। इसके अलावा अगला सवाल जो है वो है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस। लीनियस का एक नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो कैरोलस लीनियस द्वारा जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की गई थी। कैरोलस लीनियस ने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा था। ये सवाल कई बार पूछा है कि किस व्यक्ति ने जीवों को प्लांट और एनिमल में बांटा है? तो प्लांट और एनिमल में क्लासिफिकेशन करने का काम कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरोलस, माफ करिएगा, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। इसी कारण से उन्होंने क्लासिफाई किया था जंतु जगत और पादप जगत को, जिस कारण से उनको वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकी का सिद्धांत R.H. विंटेकर के द्वारा दिया गया था। ये अलग व्यक्ति हैं, ये बात पता होना चाहिए। विंटेकर के अनुसार जीवों को 5 बड़े वर्गों में बांटा गया है। और ये जगत कौन कौन है, इनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला है मोनेरा। मोनेरा मोनेरा क्या होता है? इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी मेरे दोस्त, मेरे भाई। अंत तक देखते रहिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। तो मैंने बताया कि विंटेकर के अनुसार जीवों को 5 बड़े वर्गों में बांटा गया है। ये जगत हैं। पहला है मोनेरा। मोनेरा का होता है, मोनेरा इसके अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक,
हमने देखा है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, ये बात पता होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है प्रोटिस्टा। इस समूह के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक जीव आते हैं। फिर एक होता है मेरे दोस्त मेरे भाई कवक। कवक क्या होता है? इस समूह में बहुकोशिकीय जीव आते हैं, यूकैरियोटिक जीव भी आते हैं। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन नामक एक शर्करा की बनी होती है। काइटिन नामक शर्करा। तो काइटिन क्या है? एक शर्करा है जिससे कवकों की कोशिका भित्त बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पादप समूह के अंतर्गत सेलुलोज से बनी कोशिका भित्त वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है। पादप पादप में मतलब जो हमारे विंटेकर जो विभाजन कर रहे हैं, तो अगला जीव उन्होंने पादप को रखा है। इसके अंतर्गत सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति यानी कोशिका वाल किसकी बनी होती है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा जंतु जो अगला जीव है, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, क्या तथ्य निकल कर आया। तथ्य ये है कि ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उभयचर यानी ऐसे जीव जो पानी और स्थल दोनों में रह सकें। फिर अगला है, जिम्नोस्पर्म को पौधे नग्नबीजी होते हैं, इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते। ये बात आपको पता होना चाहिए। जिम्नोस्पर्म के पौधे नग्नबीजी होते हैं, इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते। पोरीफेरा संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। पोरीफेरा संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। टीनाफेरा के सदस्यों को सामान्यतः कॉब जेली कहा जाता है। टीनाफेरा के सदस्यों को सामान्यतः कॉब जेली कहा जाता है। इसके अलावा अगला जीके है, प्लीटे संघ के प्राणी चपटे होते हैं, इस कारण इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। यानी चपटे कृमि कौन है? प्लीटे हेल्मिनथीज। कठिन नाम है थोड़ा सा दोस्त, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अलावा निमेटोडा प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, इस कारण इन्हें गोलाकृमि कहा जाता है। अगला जीके है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा क्या होता है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। अर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप बने रहिए मेरे साथ। तो जो आर्थ्रोपोडा होता है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और मोलस्का जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, 4 प्रकोष्ठों का बना होता है मगरमच्छ का हृदय। डायफ्राम की उपस्थिति में स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। डायफ्राम एक्चुअली में स्तनधारियों में ही होता है। नीली व्हेल, ब्लू व्हेल में भी यह पाया जाता है। डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा चलते हैं, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में बना है मेरे दोस्त मेरे भाई। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। संसार की सबसे छोटी जो कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ठीक है। अगली बात क्या है देखते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका
अंडाणु तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका तंत्रिकी न्यूरॉन कोशिका आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली आंसर है न्यूरॉन। और यहाँ पे अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु और सबसे छोटी सबसे लंबी आपकी न्यूरॉन है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए तथा 17S राइबोसोम पाए जाते हैं। टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण होता है। ये कई बार परीक्षा में सवाल रिपीटेड है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है जिस पर कोई आवरण नहीं होता। इसके अलावा देखते हैं अगला जीके क्या है। राइबोसोम को हमने देखा कि आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है जिसका कोई आवरण नहीं होता। इसके अलावा राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। राइबोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, पाचन की थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम को आत्महत्या की थैली एवं पाचन की थैली भी कहा जाता है। गोल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो मेरे दोस्त मेरे भाई अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। गोल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है, ये बात हो चुकी है। केंद्रिका को आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है। केंद्रिका को आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का जनन कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो लाइन है वो कह रही कि मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र टोटल पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक द्वारा 1953 में डीएनए की द्रविण कुंडलित संरचना प्रस्तुत की गई थी। ये बात भी पता होना चाहिए। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, ये रिवीजन और क्विक क्लासेस है मेरे दोस्त मेरे भाई, आप इस वीडियो को आनंद लीजिए। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस प्रकार का विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिका में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस प्रकार का विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिका में पाया जाता है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचट द्वारा किया गया था। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचट द्वारा किया गया था। लिगामेंट के माध्यम से अस्थियों को अस्थियां जोड़ती हैं, यानी अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम लिगामेंट के द्वारा किया जाता है ना, या लिगामेंट कहिए कि अस्थियों को अस्थियों यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम क्या करता है? लिगामेंट करता है। ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। टेंडन के माध्यम से मांसपेशियों की अस्थियों से जुड़ी होती है। टेंडन के माध्यम से जो मांसपेशियां हैं वो अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशी ऊतकों की गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रॉस नली में क्रामुंचन के द्वारा भोजन नीचे की ओर खिसकता है, यानी भोजन ग्रास नली में यानी ईसोफेगस में किसके द्वारा खिसकता है? क्रमुंचन के द्वारा भोजन नीचे की ओर खिसकता है। ये सवाल पूछा जा चुका है। आत्र रस, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। आत्र रस में माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है जो कि पित्ताशय में संचित रहता है। इसके अलावा अग्नाशय रस अग्नाशयी कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्नाशय रस अग्नाशयी कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है। लार में टायलिन तथा लाइसोजाइम पाया जाता है। लार में टायलिन तथा लाइसोजाइम पाया जाता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है।
और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। ऑक्सीजन की रक्त में कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऑक्सीजन की रक्त में कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की रक्त में कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसके अलावा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे में ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। कई बार परीक्षाओं में सवाल बन चुका है। हृदय की दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा होता है। हृदय की दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा होता है। एक वयस्क का सामान्य रक्तचाप लगभग 120 से 80 होता है। एक वयस्क का रक्तचाप लगभग 120 से 80 होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ लाइन होती है, 120 दिन का होता है। वहीं डब्ल्यूसी का जो जीवन काल होता है 10 से 13 दिन का होता है। कहीं कहीं आपको 4 से 5 दिन भी मिलेगा। दोनों उत्तर सही माने जाते हैं। ठीक है, आपको दोनों तरीके से ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? संक्रमण से। डब्ल्यूबीसी का काम होता है संक्रमण से शरीर को बचाना। शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ाना भी इसी का काम होता है। इसके अलावा हम अगली बात करें तो रुधिर वर्ग का ब्लड ग्रुप की खोज करता, मतलब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वो लैंड स्टीरन के द्वारा की गई थी। लैंड स्टीरन के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जो ओ वर्ग होता है सर्वाधिक रक्तदाता होता है। ओ वर्ग सर्वाधिक रक्तदाता होता है। ए बी रुधिर वर्ग को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ वर्ग को, जबकि एक्सेप्टर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक इकाई है एवं कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। वयस्क मनुष्य में 206 यानी वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम कहा जाए तो फीमर है, जो जांघ में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि की बात करें तो स्टेप्स होती है। स्टेपी भी कहा जाता है जिसे, जो कान के पास पाई जाती है। इसके अलावा भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये भी सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रिपीटिंग सवाल है। ये सब सवाल आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, जबकि प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना, जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। वह मादा मच्छर, जो मादा एनफिलीज मच्छर के द्वारा वाहक का कार्य किया जाता है। प्लाज्मोडियम का वाहन मादा मच्छर एनफिलीज के द्वारा होता है। डेंगू वायरस के कारण होने वाली बीमारी, इसकी वाहक मादा एडीज मच्छर है। एडीज इजिप्टी मच्छर को कहा जाता है ना। यानी डेंगू का वायरस भी मादा मच्छर है और मलेरिया का वाहक भी मादा मच्छर है। लेकिन जो डेंगू वायरस है वो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है, जबकि प्लाज्मोडियम मादा एनफिलीज के मच्छर के द्वारा होता है। चलिए ठीक है। मरासमस प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मरासमस एक्चुअली में बच्चों में पाई जाने वाली एक बीमारी है। मरासमस बच्चों में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। वेरियोला वायरस के कारण चेचक बीमारी होती है। छोटी माता वेरिसेला नामक विषाणु के द्वारा होती है। वेरिसेला और वेरियोला, चेचक वेरियोला के द्वारा होती है, जबकि चेचक वेरिसेला नामक वायरस के द्वारा होती है। हैजा का कारण ब्रिब्रेयो कॉलेरी नामक एक जीवाणु है। ब्रिब्रेयो कॉलेरी नामक एक जीवाणु है।
टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु के द्वारा होता है, यानी टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसमें पूरा शरीर धनुष के आकार में तन जाता है। इस टाइफाइड की बीमारी में पूरा शरीर धनुष के आकार में तन जाता है। प्लेग के कारण यर्सेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण प्लेग की बीमारी होती है। प्लेग की बीमारी येरसेनिया नामक जीवाणु के द्वारा होती है। येरसेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। जबकि टाइफाइड के लिए हमने जाना कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। छोटी माता बेरिसोला और चेचक बेरियोला वायरस के द्वारा होता है। जबकि एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण पेचिस रोग होता है। एंट अमीबा या हिस्टोलिका के कारण पेचिस नामक बीमारी होती है, यानी दस्त लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया का कारण बुचेरिया ब्रेनकोफ्राई है। फाइलेरिया का कारण बुकेरिया ब्रेनकोफ्राई है। वास्तविक अपराधी की पहचान हेतु माता पिता के निर्धारण हेतु डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक डॉक्टर लालजी सिंह को माना जाता है। लालजी सिंह को फिंगरप्रिंट का जनक माना जाता है। गोल्डन राइस की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस की किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। सुजाता एवं कल्याण गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये कई बार सवाल बन चुके हैं। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होलिस्टीन फ्रिजियान गायों द्वारा किया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है। ये सब रटने वाले जी के हैं मेरे दोस्त में भाई। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन यानी मछली पालन से है। रजत क्रांति का उत्पादन अंडा उत्पादन से है, यानी रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ठीक है, अभी वहाँ पे झींगा मछली थी, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि किण्वन की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। किण्वन की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया। इसके अलावा पेनिसिलिन की खोज को श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया। ये बातें सब आपको पता होनी चाहिए, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। यूरिक अम्ल का जब जमाव शरीर में हो जाता है तो गठिया रोग नामक बीमारी हो जाती है। ड्रॉप्सी रोग सरसों के तेल में अर्जीमोन तेल के मिलावट, साइनाइड के मिलावट या उजला रंग करने वाली मिलावट के कारण होता है। ड्रॉप्सी रोग सरसों के तेल में अर्जीमेल तेल के मिलावट, साइनाइड के मिलावट या उजला रंग करने वाली मिलावट के कारण होता है। पार्थेनियम पौधों की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों एवं जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह कैंसर उपचार में भी लाभकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग देखते हैं। तो प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। हमने ये बात जान ली। मादा एन्फिलीज मच्छर इसके वाहक हैं। डेंगू एवं बुखार जो विषाणु के संक्रमण से होता है, जिसे क्यूलेक्स फैटिंगेस तथा एंडीज इजिप्टाई नामक मच्छर के द्वारा होता है। वही एडीज मच्छर जो हमने अभी अभी देखा था। डेंगू बुखार पीड़ित रोगों के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये सवाल कई बार परीक्षा में हुआ। जिनको डेंगू बीमारी होती है उनके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीला बुखार
पीला बुखार या पित्त ज्वर एक विषाणु जनित रोग है जिसका संवहन एडीज इजिप्टी जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। पीला बुखार पीला बुखार एक ये पीला बुखार या पित्त ज्वर विषाणु जनित रोग है जिसका संवहन एडीज इजिप्टी जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। इसके अलावा एंथोफीबिया एक बीमारी है जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भागों में भय उत्पन्न होता है। पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भागों से भय उत्पन्न होने लगता है मनुष्य को। इसी तरह हाइड्रोफीबिया पानी से डर की एक बीमारी होती है। जिनको पानी से डर लगता है उनको हाइड्रोफीबिया नामक एक बीमारी होती है। चलिए, मैंने जाइंटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य फ्राइको ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क से तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मैंने जाइंटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु में चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः जवान अविवाहित महिलाओं में होता है। हिस्टीरिया नामक हिस्टीरिया जो रोग होता है सामान्यतः जवान अविवाहित महिलाओं में होता है। सिलिकोसिस यह एक फेफड़े की बीमारी है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है जो सिर की आमतौर पर होने वाला टेस्ट है। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की एक बीमारी है, ये आपको पता होना चाहिए। सैलोमा बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। इताई रोग यानी इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तता के कारण होता है। किडाई के कारण इटाई रोग कैडमियम के कारण होने वाली एक बीमारी है। डिप्थीरिया ये कुकुर खांसी टिटनेस से होने से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन द्वारा होने वाली एक बीमारी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। इसके अलावा बीसीजी का पूर्ण नाम बैसिलस कैमेटीग्यूरिन होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाली पौधा क्लोरेला आतक का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। रक्त को शुद्ध करने का क्रम किसका है? फेफड़ों का। अल्जाइमर में क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क का। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। तो अभी मेरे दोस्त कई सारे जीके बचे हुए हैं जिसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा होने की संभावना है। यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी बातें हम अगले वीडियो में भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।